हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद दुष्यंत। मेरा नाम दुष्यंत है। सो गाइस, ये चैनल हमने क्रिएट किया है ताकि हम पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो मैं मास्टर्स हूं पॉलिटिकल साइंस में एंड यूजीसी नेट मेरा क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस में। साथ ही मैंने एक सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बनाने का काम कर रखा है 3-4 महीने तक। एंड डिस्क्रिप्शन में अपना सारी डिटेल्स दी हुई हैं। बेसिकली इस चैनल का एम ये है कि घंटों घंटों के जो लेक्चर्स होते हैं इतने बड़े बड़े, वो ना बनाकर शॉर्ट और क्रिस्प क्रिस्प तरीके से हम लोग को पॉलिटी के कॉन्सेप्ट समझ सकें। मेरी पूरी कोशिश इस चैनल पे ये रहेगी कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, इंटरेस्टिंग वे में और पीवाईक्यूज के साथ, क्योंकि बहुत से मैंने चैनल्स देखे जो पीवाईक्यू ऐड नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी सब्जेक्ट से, उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज इसके अंदर ऐड करे जाएं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, पहला स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। अब ये देखने को तो एक ही पेज का टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। तो हम करते हैं, क्योंकि हम हमारा प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत ही फैक्चुअल रहेगा, प्रीलिम्स बेस्ड रहेगा कि क्या उसके अंदर सवाल आ सकते हैं, किस तरीके से फैक्ट्स पूछते हैं। थ्योरी पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे, लेकिन प्रीलिम्स फोकस ज़्यादा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी से हम। एक सेकेंड। तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है, तो बेसिकली फर्स्ट कंट्री जो प्रियम्बल के साथ स्टार्ट हुई थी वो थी अमेरिका और यूएसए। प्रियम्बल जो है एक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्ट ही एक प्रियम्बल से होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इन सारे फाउंडेशंस पे बेस्ड है। अब इसमें बहुत सारे सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स दिए हुए हैं प्रियम्बल के बारे में, जो यूपीएससी पूछ लेता है अक्सर। इनमें से एक है N.A. पालखीवाला, जिन्होंने कहा था प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का जो बेसिकली बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने दिया था। प्रियम्बल जो है वो अमेंड हो चुका है एक बार, दैट इज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है। बिफोर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो ऐसा दिखता था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है। पोस्ट अमेंडमेंट जो है वो ऐसा हुआ कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब एक और चीज माइन्यूट जो इसमें आती है कि प्रियम्बल अडॉप्ट, इनैक्ट और गिवन 26 नवंबर 1949 को हुआ है, और केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ है। ये दो अलग अलग डेट्स हैं। यहाँ पे जो वर्ड है अडॉप्ट, इनैक्ट, इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम जान सके कि अडॉप्ट और इनैक्ट तो 26 नवंबर को हुआ है, और इट केम इनटू फोर्स ये है 26 जनवरी 1950। अब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है वी द पीपल। दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है लोगों से ही। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है जो हमने आगे उसके वो देखे थे, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अभी हम डिटेल में थोड़ा सा इन्हें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation। ये जो चीज़ें हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि जस्टिस में सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लिबर्टी में थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप हो गया। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, यूपीएससी ने पूछ सकता है कि कौन से आइडियल में, कौन से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। और इस पे तो एक क्वेश्चन आ रखा है लिबर्टी वाले पे। तो स्टार्ट करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव से, इनके नेचर से। सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है कि इंडिया एक डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही डोमिनियन है किसी और स्टेट की, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब कि इंडिया अपने खुद के अफेयर्स कंडक्ट कर सकती है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। किसी को उसके अंदर हस्तक्षेप या किसी को उसके अंदर वो करने की ज़रूरत नहीं है, मेडल करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इट्स ओन अफेयर्स। यूएन की जो मेंबरशिप है हमारी, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी सॉवरेनिटी को लिमिट करेगा। इंडिया एक वो नेशन है जो कि एक्वायर कर सकता है या सीड कर सकता है टेरिटरी टू एनी फॉरेन गवर्नमेंट। एक्वायर का मतलब किसी से ले सकता है, सीड का मतलब किसी को दे सकता है अपनी टेरिटरी, एक नई स्टेट बनाने के लिए या फिर एक पार्ट को सेटल करने के लिए। सेकंड आता है हमारा सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो है ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड था।
ये देखो, इंडियन सोशलिज्म बेसिकली अब एक ब्लेंड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, ना कि कम्युनिस्टिक का। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कम्युनिज्म तो बिल्कुल ही स्टेट के अगेंस्ट चले जाता है, एनार्की को मतलब ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट कहता है और सारी चीज़ें कहता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो इंक्लूड करता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये इसके एग्जांपल्स हो गए डेमोक्रेटिक के। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इंडिया में है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को फेवर करता है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जिसमें कोएग्जिस्ट कर सके एक साथ। तीसरा आता है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर भी वो वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट से एक्ट हुआ। सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि ऑल रिलीजन्स इन इंडिया हैव द सेम एंड सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। मतलब कि हमारा कोई वन ट्रू रिलीजन नहीं है, हम कोई एक रिलीजियस स्टेट नहीं है। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, हम कोई एक ऑफिशियल रिलीजियस स्टेट नहीं है। हम सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को सेम अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक में दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे पीपल अपनी सुप्रीम पावर, दैट इज सारे लॉज बनाना, वो सब डायरेक्टली ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। इनके मेथड्स होते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का मतलब कि जहाँ पीपल डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, जहाँ के लोग डायरेक्ट एक लेजिस्लेशन या लॉ पे डायरेक्टली वोट कर सकते हैं। इनिशिएटिव का मतलब हो गया कि पीपल और लोग वहाँ के एक लेजिस्लेशन या लॉ को लेजिस्लेचर में प्रपोज कर सकते हैं। रिकॉल होता है कि ये रिमूव कर सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिस बेयरर को उसकी एक्सपायरी टर्म से पहले, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा, करप्शन कर रहा है। ये जो कि बहुत अच्छा एक फीचर है डेमोक्रेसी का। इंडिया में नहीं है बट बाहर है, स्विट्जरलैंड में तो बहुत बढ़िया है। प्लेबिसाइड होता है कि पब्लिक ओपिनियन लेना इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वैसे बढ़िया तो है। खैर, इंडिया में आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग राज करते हैं लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। हम इलेक्ट करते हैं एमएलए, एमपी और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं कि आप जाइए, बैठिए सदन में और हमारे लिए लॉस और कानून बनाइए। रिपब्लिक होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। रिपब्लिक मतलब प्रेसिडेंट या मोनार्की। इसमें हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है या किंग होता है। अब जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, जो कि एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब नाम नाम का हेड है, और रियल हेड नहीं है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ये आगे हमें पता चलेगा कि नॉमिनल हेड क्या होता है, रियल हेड क्या होता है। हेरेडिटरी मोनार्की, मोनार्की मतलब जहाँ पे किंग्स या क्वींस, जैसे कि यूके हो गया, जापान हो गया, कि वो पोजीशन इनहेरिट करी गई है। और रिपब्लिक हो गया कि वो चीज़ को हमने इलेक्ट करके बनाया। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। इंडिया में इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, क्योंकि हम नहीं जाते हैं प्रेसिडेंट को वोट करने। प्रेसिडेंट को बेसिकली हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही इलेक्ट करते हैं। उसका एक अलग प्रोसीजर है जो प्रेसिडेंट चैप्टर में आएगा। अब ये यूएसए का एग्जांपल है कि फिक्स पीरियड होता है। अब यहाँ आते हैं हम जस्टिस पे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे आइडियल्स। जस्टिस दैट इज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ये रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, 1917। ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मतलब कि एक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, बेसिकली इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इक्वल पे हो, लाइवलीहुड अच्छा हो, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल प्रोसेस में, राइट टू वोट एक्सेट्रा। अब लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी। मतलब कि इंडिविजुअल एक्टिविटी जो कर रहा है उस पर कितने रिस्ट्रेंट लगाए जा रहे हैं, कितनी बंदिशें लगाई जा रही हैं, कितनी नहीं लगाई जा रही, उनका एब्सेंस मतलब नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे रिस्ट्रेंट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल को पूरा ही छोड़ दिया जाएगा कि तुम पे सारी चीज़ों की फ्रीडम है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये क्वालिफाइड है, मतलब स्टेट डिटरमाइन करेगा कि कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस तो लगेंगी ही लगेंगी उनके ऊपर। इसके अंदर है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, ये इसकी डेट है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाना चाहिए, सब एक समान है, सारे लोग। सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इसके तीन डायमेंशन है। सिविक मतलब होता है कि जैसे इसके एग्जांपल्स है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये सिविक के एग्जांपल्स है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे कि आर्टिकल 325 में दिया है कि इलेक्टोरल रोल एलिजिबिलिटी, मतलब कि 18 साल का जो हो चुका है बंदा, उसको वोट देने का पूरा अधिकार है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा।
एंड सेकंड एग्जांपल जैसे आर्टिकल 326 कि हम 18 ईयर्स ऑफ एज में वोट दे सकते हैं लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शन असेंबली में। इकोनॉमिक इक्वालिटी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे इक्वल वर्क एंड इक्वल पे। ये इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, ये आते नहीं है बट जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल। फ्रेटर्निटी हो गया कि ब्रदरहुड, भाईचारा, भाईचारा जोड़े रखना है। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है आर्टिकल 51A में कि हार्मनी प्रमोट करो और कॉमन ब्रदरहुड बेसिकली इसको वो करो। अब कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि के एम मुंशी थे, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं कि किसने स्टेटमेंट दी है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। सर अर्नेस्ट बार्कर है, प्रियम्बल इज द की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, फैक्चुअल है तो प्रीलिम्स में पूछ सकती है। अब बेसिकली केसेस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट। बेरीबारी यूनियन केस में कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था ये व्यू। केशवानंदा भारती केस 1973 में, इसमें होल्ड किया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारे केसेस डिटेल में नहीं हो रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी में अभी घुसने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही पास है। अब ये फैक्ट्स अगर हमें लर्न हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि इनमें से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने इस टाइम पे। अनदर फैक्टर्स कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेट नॉर प्रोहिबिशन अपॉन लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी कि प्रियम्बल का होना किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को पावर्स नहीं देता है कि आप ये पावर है आपके पास करने की, ना ही कोई प्रोहिबिशन लगाता है उनकी पावर्स में। बेसिकली ये बस बताता है कि इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉन जस्टिशिएबल होते हैं कि इन्फोर्सेबल नहीं होते कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई वायलेशन हो रही है। प्रियम्बल जो है अमेंड किए जा सकते हैं बट नो अमेंडमेंट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। ये वही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती केस में आई थी। आज तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इंडिया जो है ब्रिटिश डोमिनियन सीज हो चुका था 26 जनवरी 1950, जिस दिन केम इनटू फोर्स था, जिस दिन प्रियम्बल केम इनटू फोर्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स थे स्टेट्स के कि एथिस्टिक स्टेट क्या होती है, वो होती है बिल्कुल ही एंटाई रिलीजन है। थियोक्रेटिक स्टेट होती है प्रो रिलीजन है, जैसे कि स्टेट का कोई रिलीजन हो गया पाकिस्तान श्रीलंका में, इनमें इस्लाम जैसे कि रिलीजन है, एक प्रो रिलीजन स्टेट है। सेक्युलर स्टेट हो गई इंडिया जैसी कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल एज इन की नॉन रिलीजियस है। नॉन रिलीजियस का मतलब कि नॉट इररिलीजियस, इररिलीजियस नहीं है, एंटी रिलीजियस, रिलीजन के अगेंस्ट भी नहीं है। इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स है स्टेट के अंदर, इसलिए सेक्युलर स्टेट कहती है। कुछ पीवाईक्यूज पे आ जाते हैं अब हम। ये यूपीएससी ने ही पूछ रखे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute it, ये तो पूरा वो दिया हुआ है। इन आर एक्स डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, डेट ये भी थी 26 जनवरी, ये भी है। तो ये वाला आंसर इसमें होगा 26 जनवरी, ओ सॉरी 26 नवंबर 1949। अगर केम इनटू फोर्स पूछा होता तो ऊपर वाला 1950 होता। सेकेंड इज इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसको तो आप काट सकते हो ये सोच के, और प्रियम्बल तो होना ही है, तो ये दो ऑप्शंस तो आपके वैसे ही कट जाएंगे। अब ये है कि प्रियम्बल तो होना ही है, अब प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स के साथ है इकोनॉमिक जस्टिस या डीपीएसपी के साथ। जब आप डीपीएसपी भी पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि यही इसका आंसर है। प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन किया गया है। सिक्स, ये थर्ड क्वेश्चन, टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन। अब ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि इसका आंसर प्रियम्बल नहीं है, ना ही फंडामेंटल राइट्स है, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज है। सॉरी सॉरी, इसका आंसर ना ही प्रियम्बल है, ना ही डीपीएसपी है, ना ही फंडामेंटल राइट्स है, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटी जो थर्ड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही है कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। अब बेसिकली ये तीनों शब्द प्रियम्बल में भी है, इसलिए लगेगा कि ये प्रियम्बल में है, बट थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हुए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अब हमने पढ़ा था कि लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप था।
ये तो नहीं था, तो ये गलत आया। तो यही अपना आंसर हो गया इसका। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, नॉट पूछा, नॉट एम्बॉडीड। ये कीवर्ड्स ध्यान से पढ़ने होते हैं इसमें। द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। कि माइंड ऑफ द मेकर्स बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बेसिकली माइंड बता रहा है कि ऐसा चाहते थे हमारे मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसको दिया था सर, इसको दिया था, ये स्टेटमेंट जो है माइंड ऑफ द मेकर्स है, ये दी थी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट। ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम लीगल इफेक्ट नहीं होता है। हमने देखा था कि वो नॉन एनफोर्सेबल होता है, तो सेम लीगल इफेक्ट तो नहीं होगा। अब इसमें से या इसमें से हो सकता है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। मेरे हिसाब से डी इसका आंसर होना चाहिए। डी ही होगा इसका आंसर, बिकॉज कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया, बट इंडिपेंडेंटली प्रियम्बल का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता विद द प्रोविजंस, जो उसके अंदर के प्रोविजंस हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी, सेक्युलर रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो है ये तो लीगल इफेक्ट है, बट एज अ इंडिविजुअल, एज अ अदर पार्ट, इंडिपेंडेंटली उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। तो डी इज द मोस्ट रीजनेबल आंसर है। What was the exact constitutional status of ऑन 26 जनवरी 1950? ये तो मैंने ऊपर बोला भी था, बिफोर का क्या आंसर होने वाला है, बिफोर अमेंडमेंट क्या आंसर था इसका। तो बेसिकली एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी ओ इंडिया, और सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड तो बाद में ही ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से। क्या हो रहा है इसमें? हाँ जी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू के। ये है चैनल का स्कैनर, आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो आपको अ, आगे कॉन्सेप्ट जानने में, समझने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था, उसके अंदर सारी चीज़ें थी। अगली बार से अगले जो टॉपिक्स रहेंगे थोड़े से क्रिस्प करने की कोशिश करेंगे एंड बहुत जल्दी वीडियोस को ख़त्म करके समझाने की कोशिश करेंगे। जो ये नोट्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।